बीजेपी जो है वो दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी है। इस बात को इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को समझना होगा। ईडी और सीबीआई को अपनी एक ऐसी एजेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो विधायकों को तोड़ने, डराने और धमकाने के लिए काम। मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है 2014 के बाद, तो उसमें उस मोदी वॉशिंग पाउडर की खासियत यह है कि आप हजारों लाखों करोड़ का भी घोटाला कर लें, हत्या भी कर लें, लूट भी कर लें, जो मन में आए करिए आप, लेकिन आपको मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया जाएगा और आपको तुरंत राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने आंदोलन किया था। कब? जब वो कांग्रेस के थे, वाटर मिनिस्टर थे, वाटर स्कैम पर पूरी बुकलेट जारी की थी। किसने? बीजेपी ने। शारदा नारदा स्कैम पे आंदोलन किया था बीजेपी ने बंगाल में। हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कैम में थे, ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा नारदा स्कैम की जांच चल रही थी। मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम की जांच। सबको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। एक को आसाम का मुख्यमंत्री बनाया, एक को लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बनाया, एक को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब आ जाइए मध्य प्रदेश, व्यापम का घोटाला शिवराज सिंह पे था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आ जाइए कर्नाटक, माइनिंग का घोटाला येदियुरप्पा के ऊपर था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये बीजेपी। आप बाहर लिखा है कि ईडी का स्वागत करते हैं। हाँ, हमारे घर पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा हुआ है कि मेरा नाम फर्जी तरीके से ईडी ने चार्जशीट में डाला और दुनिया भर के लोगों को नोटिस देती है ईडी। मैंने ईडी को नोटिस दिया। जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे आजादी के आंदोलन में, आज वही लोग इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। आज वही लोग इंडिया को भी गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का शब्द हटा देना चाहिए। तो डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, टीम इंडिया क्या है, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है। जब तक इंडिया का शब्द मोदी जी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंडिया का शब्द विपक्ष की पार्टियां मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा उन्होंने, तो कह रहे हैं कि साहब इंडिया का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पटाखा जला रहे हैं यहीं दिल्ली में मंडपम का उद्घाटन करके, अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं राजस्थान में जाके। क्या मिला है 9 साल में इस देश का? कुछ तो बताइए आप मुझे। 18 करोड़ नौकरियां मिल गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। काला धन आ गया, 15 लाख हर खाते में देने का वादा किया था। महंगाई कम हो गई इस देश के अंदर। क्या कहा था इन्होंने? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों के लिए कहा था उनके फसल का दाम दोगुना करेंगे, हो गया। कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। प्रधानमंत्री को मूर्ख बनाने में महारत हासिल है। वो किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं और यही काम वो पिछले 9 साल से कर रहे हैं। दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि बादल होगा तो रडार में नहीं आएगा जहाज, कभी कहते हैं कि साहब सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। कभी कहते हैं कि बाबा कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ एक साथ मीटिंग करते थे, उनके जीवन काल में 100 साल का अंतर है। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं हिंदुस्तान की आबादी 600 करोड़ है, कभी कहते हैं 125 करोड़ लोगों को तो हमने घर की चाबी बांट दी। कुछ भी बोलते रहते। भाजपा तो ये कहती है कि अपोजिशन बोलने देती नहीं है, अगर अपोजिशन बोलने दे तो हम बोले। कौन बोलेगा? एक बार भी आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? कहते हैं गृह मंत्री बोलेंगे या रक्षा मंत्री बोलेंगे। क्यों भाई? जितनी अच्छी चीजें होंगे उसकी श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री हैं। रेलवे की ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, राफेल की डील करने प्रधानमंत्री जाएंगे, अडानी को फायदा पहुंचाना हो तो आकाश से लेकर पाताल तक सब नीलाम कर देंगे। लेकिन जब मणिपुर के हालात पे बोलना है तो गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं और उसमें भी राजस्थान लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ लेके आते हैं। हर 14 दिन में वो मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात करने की फुर्सत नहीं उनके पास। ये कैसे हमारे रखवाले हैं? ये कैसे हमारे चौकीदार हैं? ये कैसे हमारे प्रधान सेवक हैं जो देश का एक हिस्सा जल रहा है और बोलने के लिए तैयार है? के सीनियर नेता और मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी, जिन्हें हाल ही में मॉनसून सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया, उनको संसद से सस्पेंड कर दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह
आप पे ये इल्ज़ाम लगे कि आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, आपने रूल्स वायलेट किए, उसके बाद आपको सस्पेंड कर दिया गया, अभी आप प्रोटेस्ट पे हैं, क्या कहेंगे आप? मणिपुर के लिए सरकार जो है कंफ्यूज है, मणिपुर के लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, या सच में आपने कोई रूल वायलेट किया? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये समझना होगा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, और एक दिन से नहीं, लंबे समय से ये लोग नफरत का बीज बो रहे थे वहां पे, जिसके नतीजे में आज इतना वायलेंस हो रहा है वहां पे। और मैं ही अकेले नहीं, खुद वहां के बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो वहां वायलेंस के लिए जिम्मेदार है, वो वहां हिंसा के लिए जिम्मेदार है। मैं तो एक ही बात कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर के हालात के ऊपर चर्चा करें, जवाब दें। भारत के प्रधानमंत्री जो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, रेलवे के इंजीनियर भी हैं, राफेल की डील भी करते हैं, विदेश मंत्रालय के ऊपर भी बोलते हैं, चीते के साथ 3 दिन फोटो भी खिंचाते हैं, पूरे दुनिया भर की सैर करते हैं, तो मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं उनके पास। हर 14 दिन में वो मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात करने की फुर्सत नहीं उनके पास। ये कैसे हमारे रखवाले हैं? ये कैसे हमारे चौकीदार हैं? ये कैसे हमारे प्रधान सेवक हैं जो देश का एक हिस्सा जल रहा है और बोलने के लिए तैयार नहीं? लेकिन अमित, तो हमने जो 267 का नोटिस दिया था वो इसी बात के लिए था कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो। मेरी नोटिस 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लगातार एक्सेप्ट नहीं की गई। चौथे दिन फिर मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मुझे 267 के नोटिस पर बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया गया। 15 मिनट तक मैं रिक्वेस्ट करता रहा, फिर मैं चेयर के पास गया और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बुलाइए और वो मणिपुर के हालात पे जवाब दे। उसके बाद मुझे सस्पेंड कर दिया गया, और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, लेकिन 4 बार ऐसा कर चुके हैं मेरे साथ। लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि अपोजिशन बोलने देती नहीं है, अगर अपोजिशन बोलने दे तो हम बोले। कौन बोलेगा? एक बार भी आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे? कहते हैं गृह मंत्री बोलेंगे या रक्षा मंत्री बोलेंगे। क्यों भाई? जितनी अच्छी चीजें होंगे उसकी श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री हैं। रेलवे की ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, राफेल की डील करने प्रधानमंत्री जाएंगे, अडानी को फायदा पहुंचाना हो तो आकाश से लेके पाताल तक सब नीलाम कर देंगे। लेकिन जब मणिपुर के हालात पे बोलना है तो गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, और उसमें भी राजस्थान लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ लेके आते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है, लेकिन ये उनकी जहनियत है। दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो संसद में? मैंने क्यों नहीं आपको बोल कहा रहे हैं? कि ये बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर ये वहां की गवर्नमेंट जो है, वीरेंद्र सिंह, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, वो वीरेंद्र सिंह जी जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। पूरी मशीनरी जो है वो सपोर्ट कर रही है जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं वहां पे। तो इसके कारण प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा। इसका अंत क्या है? अब आप भी बोल रहे हैं आपको तो बर्खास्त कर दिया गया, कांग्रेस के रजनी पाटिल को तो पहले से ही बर्खास्त नहीं तो बर्खास्त कर दिया गया, मैं बाहर अपना धरना चला रहा हूं। मुझे बताइए इसका अंत टीम इंडिया का धरना बाहर चल रहा है, ऐसा तो है नहीं। मैं चुप नहीं हुआ, लगातार उसके बाद भी बोल रहा हूं। इसका सिर्फ एक ही हल है कि प्रधानमंत्री वहां पे पीस कैसे बहाली होगी, वहां पे शांति की बहाली, अमन चैन की बहाली कैसे होगी, इसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर आके जवाब दें और देश को और पार्लियामेंट को यकीन दिलाएं कि हाँ वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हमने होम मिनिस्टर के साथ तो पहले भी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने खुद कहा था कि वहां के चीफ मिनिस्टर पे लोगों को भरोसा नहीं है, उसको बर्खास्त करके हटाओ। और अकेले मैंने नहीं, लगभग सारी इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबने ये बात कही थी कि आप हटाइए इस चीफ मिनिस्टर को। लेकिन आप सोचिए ना कि 2 महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया, दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई, और उसके बाद वहां का चीफ मिनिस्टर बयान दे रहा है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं यहां पे हो रही हैं। तो फिर वो चीफ मिनिस्टर क्यों बना हुआ है? 4 मई को दरिंदगी होती है, 18 मई को एफआईआर होती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू में शिकायत होती है, और जब वीडियो वायरल होता है तो उनकी अरेस्ट होती है। इसका मतलब मशीनरी फेल है पूरी तरीके से। लेकिन जब भाजपा कहती है वो तो ये कहती है मोदी के 9 साल बेमिसाल। जब मणिपुर चल रहा था वो सेलिब्रेट कर रहे थे मोदी के 9 साल। अच्छा, कैसे बेमिसाल है बताइए मुझे, क्या बेमिसाल है? एक तरफ मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पटाखा जला रहे हैं यहीं दिल्ली में मंडपम का उद्घाटन करके, अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं राजस्थान में जाके। क्या मिला है 9 साल में इस देश का? कुछ तो बताइए आप मुझे।
18 करोड़ नौकरियां मिल गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। काला धन आ गया, 15 लाख हर खाते में देने का वादा किया था। महंगाई कम हो गई इस देश के अंदर। क्या कहा था इन्होंने? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। किसानों के लिए कहा था उनके फसल का दाम दोगुना करेंगे, हो गया। कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, दे दिया। आज महंगाई की हालत क्या है मालूम है आपको? 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, सरसों का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस का सिलेंडर महंगा, आटा दाल चावल महंगा, लेकिन ये तो दूध दही छाछ महंगा। ये तो कहते हैं कि न्यू इंडिया है और अच्छे दिन। हाँ, तो यही तो आप कह दीजिए, ये न्यू इंडिया नहीं है, ये इन्होंने एक ऐसा इंडिया बना दिया है जिसमें लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को मूर्ख बनाने में महारत हासिल है। वो किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं और यही काम वो पिछले 9 साल से कर रहे हैं। दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि बादल होगा तो रडार में नहीं आएगा जहाज, कभी कहते हैं कि साहब सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। कभी कहते हैं कि बाबा कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ एक साथ मीटिंग करते थे, उनके जीवन काल में 100 साल का अंतर है। कभी कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, कभी कहते हैं हिंदुस्तान की आबादी 600 करोड़ है, कभी कहते हैं 125 करोड़ लोगों को तो हमने घर की चाबी बांट दी। कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन न्यू इंडिया 9 साल में ये कैसा इंडिया बना रहे हैं? नफरत का इंडिया बना रहे हैं। लेकिन और बीजेपी जो है वो दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी है। इस बात को इस मुल्क के 140 करोड़ लोगों को समझना होगा कि इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ और मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत, दंगा और झगड़ा फैलाने वाली पार्टी का नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। इनके रहते हुए इस मुल्क में अमन चैन कायम नहीं हो सकता और ये बात इस देश के 140 करोड़ लोगों की समझ में जितनी जल्दी आ जाए वो अच्छा है, वरना बर्बाद करने पर तो ये आमादा है और उसी और आगे बढ़े। सवाल ये है कि न्यू इंडिया इन्होंने स्लोगन दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले संसद में एक एमपी कहते हैं कि इंडिया का शब्द हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से। किस तरह देखते हैं इसको आप? क्या ये इंडिया अलायंस का इफेक्ट है या कुछ और है? इनका इतिहास पहले आप समझिए, और जब तक आप इनका इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कंफ्यूज रहेंगे। इनका इतिहास क्या है? ये वो पार्टी है जो दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है और वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, ये बार बार हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इनका इतिहास क्या है? जो बीजेपी के पुरखे हैं उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा काम किया, इंडिया के खिलाफ हमेशा काम किया। क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उस समय इस देश के अंदर, और तब जब क्विट इंडिया मूवमेंट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल देना चाहिए। जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जो लोग अंग्रेजों का साथ देते थे आजादी के आंदोलन में, आज वही लोग इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। आज वही लोग इंडिया को भी गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का शब्द हटा देना चाहिए। तो डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, टीम इंडिया क्या है, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है, बताइए आप। तो जब तक इंडिया का शब्द मोदी जी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इंडिया का शब्द विपक्ष की पार्टियां मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा उन्होंने, तो कह रहे हैं कि साहब इंडिया का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दो। तो ये दरअसल इंडिया से नफरत करने वाले लोग हैं, ये भारत से नफरत करने वाले लोग हैं। इनका एक ही मकसद है, देश को बांटो और देश के ऊपर राज करो। जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था वही बीजेपी का फॉर्मूला। जैसे आपने इंडिया कहा, चलो ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और कई बाबा हैं जो विदेश में जाके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसको किस तरह देखते हैं आप? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? आपका ये सवाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान जो है उसका प्रियम्बल जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है जहां पे सभी धर्मों के लोग रहेंगे।
तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछ सकते हैं मोदी जी? उनको बोलिए तुरंत इस्तीफा दें अपने पद से, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान पर शपथ ली है और भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। न ये हिंदू राष्ट्र है, न ये मुस्लिम राष्ट्र है, न सिख राष्ट्र है, न ईसाई राष्ट्र है, न बौद्ध राष्ट्र है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कौन कहता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री हाथ रख के शपथ खाते हैं। आप बताइए, आप मानते हैं कि नहीं मानते भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को? मैं तो मानता हूं। तो जो लोग कहते हैं कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, वही लोग ऐसी बात करेंगे। भारत एक सेकुलर राष्ट्र। जो कुछ धार्मिक बाबा विदेश में कहते हैं इस तरह का कि हिंदुस्तान राष्ट्र बनना देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा कि बाबा के कहने से चलेगा, मौलाना के कहने से चलेगा, पादरी के कहने से चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा ना एक मुल्क। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, जिसको पूरे मुल्क ने एक्सेप्ट किया है। उसमें क्या लिखा हुआ, उसके प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है? जो लोग भी भारत के संविधान के, अब ये सवाल ही अगर आप मुझसे कहें कि क्या भारत सिख राष्ट्र बनेगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सवाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये सवाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम अपने संविधान के खिलाफ कैसे बातें कर सकते हैं? लेकिन आपकी जब मीटिंग हुई, इंडिया अलायंस बनी, उसने आपने बार बार कुछ आपके लीडरों ने कहा कि अगर इस बार भाजपा जीतती है तो वो ये सिस्टम ही खत्म कर देगी, इलेक्शन चुनाव कराना ही खत्म कर रहे हैं। खत्म हो कैसे आपको लगता है ये सब? इसलिए लगता है कि पिछले 9 साल में 8 सरकारें उन्होंने गिराई हैं। गोवा में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, कर्नाटक में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, अरुणाचल में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उत्तराखंड में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई। बताइए ना, डेमोक्रेसी कहीं छोड़ा है उन्होंने? ईडी और सीबीआई को अपनी एक ऐसी एजेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो विधायकों को तोड़ने, डराने और धमकाने के लिए काम करते हैं। और एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है 2014 के बाद, तो उसमें उस मोदी वॉशिंग पाउडर की खासियत यह है कि आप हजारों लाखों करोड़ का भी घोटाला कर लें, हत्या भी कर लें, लूट भी कर लें, जो मन में आए करिए आप, लेकिन आपको मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया जाएगा और आपको तुरंत राजा हरिश्चंद्र बना दिया जाएगा। अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल में 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। बोले पकड़ लिया घोटाला 70,000 करोड़ का। लोगों ने पूछा किसका? बोले अजीत पवार का पकड़ा है, हसन मुशर्रफ का पकड़ा है, सबका पकड़ लिया। 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, माइनिंग घोटाला, सब घोटाला गिना तो रहे थे। 3 दिन बाद क्या हुआ? वही आदमी माला पहन के उप मुख्यमंत्री बन गया। इसका मतलब ये है कि जो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, इसका मतलब जो उनके है, साथ के हसन मुशर्रफ मंत्री बन गए। अब भाजपा उनके लिए नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब ये है कि भाजपा ये देखती है कौन सा लीडर करप्ट है, उसको अपने पास रखती है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपको गिना रहा हूं ना। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नहीं, बीजेपी ने आंदोलन किया था। कब? जब वो कांग्रेस के थे, वाटर मिनिस्टर थे। वाटर स्कैम पर पूरी बुकलेट जारी की थी। किसने? बीजेपी ने। शारदा नारदा स्कैम पे आंदोलन किया था बीजेपी ने बंगाल में। हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कैम में थे, ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा नारदा स्कैम की जांच चल रही थी। मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम की जांच। सबको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। एक को आसाम का मुख्यमंत्री बनाया, एक को लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बनाया, एक को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब आ जाइए मध्य प्रदेश, व्यापम का घोटाला शिवराज सिंह पे था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आ जाइए कर्नाटक, माइनिंग का घोटाला येदियुरप्पा के ऊपर था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये बीजेपी का आपने नारा है। बाहर लिखा है कि ईडी का स्वागत करते हैं। हाँ, हमारे घर पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा हुआ है कि मेरा नाम फर्जी तरीके से ईडी ने चार्जशीट में डाला और दुनिया भर के लोगों को नोटिस देती है ईडी। मैंने ईडी को नोटिस दिया, ईडी वालों ने मुझे रिप्लाई किया कि संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा भाई अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, अपनी पार्टी का लीडर हूं। आपने ऐसे ही राहुल सिंह की जगह संजय सिंह लिख दिया, तो कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे,
तो चले जाओगे मोदी जी को पकड़ने, चले जाओगे क्या? तो इसलिए ये खुली आंखों से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ईडी का और सीबीआई का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 साल में, 9 साल के अंदर 3,500 लोगों के ऊपर छापेमारी उन्होंने की, एफआईआर की, और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का। ये है इनकी इंक्वायरी। अब बताइए।